रंग यात्रा में स्वदेश दीपक का लिखा एक नाटक था कोर्ट मार्शल। उसमें मैंने मुख्य भूमिका, कैप्टन विकास राय की मुख्य भूमिका मैंने उसमें की। ह्यूमन रिलेशनशिप्स और रोमांस को लेकर आपने एक बड़ा यूनिक तरीके से, एक बड़ा यूनिक टेक है आपका। तो ये किताब लिखने का ख्याल कैसे आया मन में? प्रेम को परिभाषित तो किया ही नहीं जा सकता। माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेके दुलारती है, हंसाती है, उसे खुद उसके साथ साथ खुद भी हंसती है, वो भी एक प्रेम का रूप है। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सावन कुमार जी आए तो उन्होंने सबसे पूछा, भाई आप क्या बनने आए हैं, आप क्या बनने आए हैं, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। तो सभी ने कहा वो हीरो बनने आए हैं, लड़कियों ने कहा हीरोइन बनने आए हैं। मुझसे पूछा, भाई आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा मुझे तो ना तो हीरो बनने का शौक़ है, ना ही मेरा चेहरा ऐसा है, मैंने शक्ल अपनी आईने में देखी हुई है। मैं तो फिल्म निर्माण में जाना चाहता हूँ। तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ BFC पॉडकास्ट। मैं हूं आपका आज का होस्ट चयन और आप हैं हमारे आज के दोस्त राजेश शर्मा जी। और राजेश शर्मा जी की किताब शिकस्त अभी हाल फिलहाल में पब्लिश हुई है, तो किताब के बारे में बात करेंगे। पर पहले चलिए गेस्ट से मिल लेते हैं, रूबरू हो रहते हैं। तो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। धन्यवाद आपका। और मुझे अच्छा लगा यहाँ आपने बुलाया मुझे जी। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा BFC पब्लिकेशन का भी कि उन्होंने मुझे इसके लिए यहाँ आमंत्रित किया। जी राजेश जी, आपकी किताब के बारे में बात करें उससे पहले कुछ हमारे दर्शकों के लिए अपने बारे में बताएं। जी। और जब अपने बारे में बता ही रहे होंगे तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये लेखन का जो ये शौक़ है जी, ये कब से और कैसे? देखिए, मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई। SD इंटर कॉलेज से मैंने 10th किया, फिर मैंने जैन इंटर कॉलेज से इंटर किया। उसके बाद कुछ गैप आ गया मेरी उसमें, तो फिर मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। लिखने का जहाँ तक है तो आप ये कह सकते हैं कि स्कूल के समय से ही, जब उसमें मैगज़ीन वगैरह छपती थी जी, तो उसी में मैंने लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते बस फिर वो अच्छा लगा, टीचर्स कहने लगे भाई अच्छा लिख रहे हो और लिखो। फिर वो लिखते लिखते वो शौक़ बढ़ा और फिर पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया। एक अखबार छपता था मुजफ्फरनगर से, धर्म में एक साप्ताहिक करके जी, उसमें मैंने लिखा। काफ़ी समय तक मैंने उसमें लिखा। मैं उसमें संवाददाता भी रहा। अच्छा। लेकिन पत्रकारिता मुझे रास नहीं आई, मैंने फिर उसको छोड़ दिया। और साहित्य तारिका एक मैगज़ीन थी, उसमें मैंने लिखा, काफ़ी समय तक लिखा। और उसमें धारावाहिक कहानियाँ मेरी छपने लगी। तो जब धारावाहिक कहानियाँ छपने लगी और जो पाठक थे उनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला कि अच्छा लिख रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पर कुछ करना चाहिए, कुछ फिल्म वगैरह बनानी चाहिए। उसके बाद फिर मैं मुंबई चला गया। अच्छा जी। तो फिर ये रंगकर्म में आपका रुझान कब और कैसे शुरू हुआ? रंगकर्म का रुझान, जैसे मैं आपसे बताऊं कि मुंबई में फ़िल्म एक्टिंग सीखने के लिए चला गया। जी। हालांकि मेरा एक्टिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं चाहता था कि फ़िल्म बनाऊं। फिल्म निर्माण में मेरी रुचि थी शुरू से ही। और जो कहानियाँ मैंने लिखी थी, मैं चाहता था कि मैं उस पर फिल्म बनाऊं। तो लेकिन अब उस विधा को जानने के लिए कि वो है क्या, मुझे मुंबई जाना था। और मुंबई जाके वहाँ कुछ तो करना था। तो मैंने एक्टिंग स्कूल में, वहाँ आशा चंद्रा जी के एक्टिंग स्कूल में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने एक्टिंग में डिप्लोमा लिया। उसके बाद जब सहारनपुर आया तो बहुत सारी संस्थाओं ने, जो रंगकर्मी की संस्थाएं थी, बहुत सारी उन्होंने संपर्क किया कि भाई आप एक्टिंग सीख के आए हैं, कुछ हमारे उसमें भी कुछ करो। जी। तो एक मित्र है हमारे दिनेश तेजान, उनकी रंग यात्रा करके एक संस्था है। तो उसमें फिर मैंने रंग यात्रा में स्वदेश दीपक का लिखा एक नाटक था कोर्ट मार्शल। अच्छा। उसमें मैंने मुख्य भूमिका, कैप्टन विकास राय की मुख्य भूमिका मैंने उसमें की। अच्छा जी। वहाँ से मेरे रंगकर्म की शुरुआत हुई। लेकिन एक्टिंग में मेरा कोई विशेष ऐसा शौक़ रहा नहीं है। मेरा जो शौक़ था या पैशन कैसे कह सकते हैं, वो फिल्म निर्माण में था। पर किया आपने सब, कहा जा सकता है घाट घाट का पानी पिया। किया सब है, कह सकते हैं आप, घाट घाट का पानी। जी। तो चलिए अब उपन्यास की बात करते हैं राजेश जी। तो इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स और रोमांस को लेकर आपने एक बड़ा यूनिक तरीके से, एक बड़ा यूनिक टेक है आपका। जी। तो ये किताब लिखने का ख्याल कैसे आया मन में? किताब लिखना, या ये कहें कि अगर आप ये कहें कि प्रेम की परिभाषा एक अलग से कुछ आप ये कहें तो जी। प्रेम को परिभाषित तो किया ही नहीं जा सकता। अगर हम ये कहें कि किसी भी रूप से प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेके दुलारती है, उसे हंसाती है,
उसे खुद उसके साथ साथ खुद भी हंसती है, वो भी एक प्रेम का रूप है। जब एक गाय अपने दूध पीते बछड़े को मुड़ के देखती है और उसको चाटती है, वो भी प्रेम का एक रूप है जी। जब किसी परिजन को देख के हमारी आंखों में नमी आ जाए, उसके कष्ट को देख के, वो भी प्रेम का एक रूप है। तो प्रेम के अलग अलग रूप हैं। तो मैं चूँकि लिखता ही था, तो अब उस कहानियाँ तो लिखता ही था, अब मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि कहानी उपन्यास होता क्या, एक बड़ी कहानी उपन्यास का रूप ले लेती है। उसमें थोड़ा सा पात्र जो है वो अपने अपने तरह से वो करते हैं, अलग अलग पात्रों का चयन करके आप उसको उपन्यास का रूप दे सकते हैं। एक्चुअली ये पहले कहानी एक मैंने लिखी थी, रिश्ते और रास्ते जी, मैं उस पर फिल्म भी बनाना चाहता था। और जिन दिनों में एक्टिंग सीख रहा था, तो वहाँ हमारी क्लास में फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सावन कुमार जी आए। अच्छा जी। तो उन्होंने सबसे पूछा, भाई आप क्या बनने आए हैं, आप क्या बनने आए हैं, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। तो सभी ने कहा वो हीरो बनने आए हैं, लड़कियों ने कहा हीरोइन बनने आए हैं। मुझसे पूछा, भाई आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा मुझे तो ना तो हीरो बनने का शौक़ है, ना ही मेरा चेहरा ऐसा है, मैंने शक्ल अपनी आईने में देखी हुई है, मैं तो फिल्म निर्माण में जाना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने, मैं उनसे भी कहा आशा जी से कि देखो, आशा ये एक है कि जो शायद आगे जाके कुछ कर पाए, बाकी तो सबको वापस लौट ही जाना है। तो उसी उस संदर्भ में जब वापस आया, तो फिर एक हमारे मित्र हैं प्रदीप धीमान, वो टेलीफिल्म वगैरह बनाते थे। उन्होंने एक टेलीफिल्म चौखट बनाई थी उस दौरान, और वो सरदार खुशवंत सिंह जी की कहानी थी। अच्छा। गुलबानो, उसके ऊपर वो उन्होंने फिल्म बनाई थी। और उसके बाद उस समय वो टाइम पास एक मूवी बना रहे थे, उसमें अन्नू कपूर थे, डिम्पल शाह थी, अभिनव चतुर्वेदी थे, ऐसे वेल नोन आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने कहा, भाई अगर आप फिल्म नहीं बना पा रहे हैं तो टेलीफिल्म में आ जाओ। तो तब मैंने एक और भंवर करके एक फिल्म उनके साथ बनाई, और प्रदीप धीमान जी ने ही उसको निर्देशित किया, और दूरदर्शन के काफ़ी चैनल से वो टेलीकास्ट हुई जी जी। अच्छा, तो अब अगर मैं शिकस्त की ही बात करूँ, उसी कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। किताब को जब आप पढ़ते हैं तो एज अ रीडर मैंने जो चीज़ नोटिस की, इसमें माने रोमांस है, एक्शन है, माने पूरा मसाला पैक्ड ये पैकेजिंग जो आपने की है इसकी जी, जी। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा एज एन ऑथर की इस सब को एक कहानी में पिरोना, तो वो कैसे हैंडल किया? देखिए, अगर पाठक पढ़ते हुए उसमें दिलचस्पी ना ले, जैसे फिल्म देखते हुए, अगर वो एक आर्ट मूवी देख रहा है तो ये सोच के गया कि मैं आर्ट मूवी देख रहा हूँ। लेकिन अगर वो कोई कमर्शियल मूवी देख रहा है तो उसको सभी कुछ चाहिए, उसमें उसको थोड़ा कॉमेडी भी चाहिए, थोड़ा एक्शन भी चाहिए, थोड़ा रोमांस भी चाहिए, थोड़ा इमोशन भी चाहिए। तो इसी तरह से उपन्यास का है, पढ़ते हुए पाठक को अगर एक सीधी सीधी सी कहानी पढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि इस उपन्यास को पढ़ने में भी, उपन्यास जब तक कि आभा मृदुल जब तक उसको नहीं मिलती, आभा के साथ ही वो रहता है, तो तब तक पाठक को भी लगता होगा सीधा सीधा सा एक उपन्यास है, सीधी सी कहानी है, बाद में जाके इससे शादी कर लेगा। लेकिन जब वो रहस्य खुलता है तो तब पाठक को लगता है कि नहीं, वास्तव में ये कुछ लिखा गया है, कुछ ऐसा है। बस लिखते लिखते वो रंग अपने आप भरते चले जाते हैं। अच्छा, शिकस्त को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने नोटिस किया कुछ सीन्स बड़े ही एक्शन पैक थे, माने जिसे कहें कि रोमांच से भरपूर। तो और जब मैंने इस किताब को आगे पढ़ा, मतलब कि रोमांच एज अ रीडर मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा था उस चीज़ को जी। तो ये कितना चैलेंजिंग था कि जैसे ऐसा लग रहा था कि आपके सामने वो घटित हो रहा है जो आपने लिखा है अपने शब्दों में। जी। तो वो कैसे हैंडल किया, हाउ डिड यू गो अबाउट दिस? नहीं देखिए, अगर मैंने जैसे आपसे बताया कि जब तक वो रिलेट ना करे जी, पाठक जब तक रिलेट नहीं करेगा कि ये जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं मेरे आसपास घट रही हैं, मैं भी इनका एक पात्र हूँ, तब तक वो रुचि लेगा ही नहीं पढ़ने में। और अगर उसे लगे कि हाँ ये घटनाएं वास्तविक हैं, क्योंकि फिल्म में सभी घटनाएं वास्तविक नहीं होती, लेकिन फिल्म से उपन्यास की बिल्कुल हम तुलना नहीं कर सकते। उपन्यास में कुछ जो घटनाएं हैं वो वास्तविक भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने उनको लिखा उस रूप से। तो अब आपकी किताब में से एक डायलॉग पढ़ूंगा मैं जी। राजेश जी। अरे नहीं रे सांता, दामड़े फिस करके हंसा और कंधों को सिकोड़ कर बोला, आज अपन का दोस्त आइला है बाहर मुल्क से। ठीक है, तो ये जो आपने डायलॉग इसमें पिरोए हैं कहानी में, बड़े इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टराइजेशंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो क्या रहा इसका, कैसे किया आपने, क्या था इसकी, आपका मैं अगर पूछूं प्रोसेस क्या था ये करने का? एक्चुअली ये जो भाषा है ये मुंबईया भाषा है। मुंबई के आप देखें अगर उसमें खोलियों में, या जो मुंबई की लोकल लैंग्वेज है जी,
वो यही है, अपन को इधर बैठने का है, अपन को खाने का है, अपन को जाने का है, यही है। और जहाँ तक दामड़े के करैक्टर का सवाल है, तो शुरू में ही आप देखें कि जब वो शेखर और आभा से मिलता है तो उसमें आप देखें कि वो गुटखा खा रहा है, गुटखे की पीक उसकी जैकेट पे गिरी, उसने उसको हाथ से साफ किया, उस हाथ को उसने पजामे से साफ किया। तो उस करैक्टर से किसी सॉलिड ऐसे संवाद की तो अपेक्षा पाठक कर ही नहीं सकता, ऐसे ही उसकी अपेक्षा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैंने उसको उसी तरह से दिया। अच्छा, कहानी में 3 किरदार हैं, एक शेखू है, आभा है, मृदुला है ना। और अगर आप शुरुआत में ही कहानी में देखें तो शिकस्त हो जाती है शुरुआत में ही आपके मेन कैरेक्टर की। मैं रीडर्स के लिए बताऊंगा नहीं कौन है वो, ताकि वो पढ़ें जाके। बट कहीं ना कहीं क्योंकि तीनों किरदार आपके इतने करीब हैं इस कहानी में, तो कहीं ना कहीं ये तो बाकी दोनों की भी शिकस्त ही हुई। हाँ, ये तो है। लेकिन जो शुरू में उसमें है कि शह और मात की अंधेरी गली में जो शुरू में दिया हुआ है, वो इसको ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक अधिक शब्दों की टैगलाइन है, जिससे कि जब पाठक उस उपन्यास को खोले और उसको पढ़े तो उसको ये लगे कि हाँ, ये इसमें कहाँ आया होगा, तो उसकी रुचि बनेगी। अदरवाइज जहाँ तक शिकस्त का सवाल है, शिकस्त तो इसमें छोटे छोटे किरदारों को भी मिली। एक इसमें किरदार हैं डॉक्टर राही गमज़दा। तो डॉक्टर राही गमज़दा शुरू में शेखर के ऊपर वो हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में शेखर जो है उनको जब कहता है कि मैं उठा के पटक दूंगा या ऐसा कुछ उसमें संवाद, तो फिर वो हार मान लेते हैं। तो शिकस्त तो उनके हिस्से में भी आई। और अल्टीमेटली जो कि 3 ही किरदार हैं और इसका नाम ही शिकस्त है, तो शिकस्त तो थोड़ी थोड़ी सभी के हिस्से में आनी ही थी। जैसे कि ज़िंदगी में होता है असल राजेश जी, इन द एंड लाइफ विंस जैसे कहा जाता है। तो ये आपने बड़ा खूबसूरत सा एक ट्विस्ट दिया इस कहानी में। मैं वाकई इसमें आपको मेरी शुभकामनाएं। बाकी अगर मैं शेखू के किरदार की बात करूं, काफ़ी मतलब उसे ग्रे शेड कहना ज़रूरी होगा। आपके नज़रिए से वो क्या है, एंटी हीरो है या एंटी विलन है? नहीं, शेखर का किरदार तो, शेखर तो एक सीधा साधा सा इंसान था। मतलब जो आप समझें कि जो IAS की तैयारी कर रहा है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो उसको आप ग्रे शेड तो नहीं कह सकते शुरू में ही। वो तो एक सीधा सा इंसान था। लेकिन उसके साथ में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई, अपने हक के लिए वो लड़ा। मतलब ऐसे अगर देखें तो कहीं उसमें हिंसा ऐसी नहीं कि उसका वो हिंसा का आदी है, ऐसा नहीं है। तो उसको ये कहना कि वो नायक के उसमें खलनायक या खलनायक के उसमें, ऐसा नहीं है। वो सीधा साधा सा एक इंसान है। अब आपने पढ़ा और आपको अगर ऐसा लगा तो मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ। अच्छा, एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है राजेश जी, आई एम श्योर आपने देखी होगी, बड़ा मशहूर डायलॉग है कि पैर आपके बड़े खूबसूरत हैं, ज़मीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। जी, पाकीज़ा फिल्म का था। तो ये शेखू और आभा का रिश्ता जो है कुछ वैसा ही, बड़ा ही आपने डेलिकेट सा एक रोमांस इनका रखा है, बड़ा ही मैं जिसे कहूँगा सभ्य रोमांस, जिसमें इंतज़ार बहुत है। जी जी जी। तो एक तो रीडर के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं आपको लगे इन पर्सन में ये बताना चाहूँगा। सेकेंडली, जब आप लिख रहे थे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा था कि यार कोई गाड़ी आगे बढ़ाओ थोड़ी, मतलब? नहीं, अगर देखिए इसमें से इसको निकाल दें, इस प्रतीक्षा को निकाल दें और इतने लंबा जो ये इनका है इसको रोमांस को निकाल दें, हालांकि है तो रोमांस ही जी, लेकिन वो साइलेंट है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो, क्योंकि अगर वो आपस में रोमांस ना होता तो शायद इतनी दूर का उनका सफ़र भी ना होता। लेकिन अगर इसको हम पहले से ही खोल दें या कम कर दें तो फिर उसमें कुछ रुचि तो रही नहीं जाएगी। और पाठक को भी शुरू में ये लगता होगा कि शायद ये ग्रे शेड का ही है, जैसे कि आपने अभी कहा कि ये क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वजह क्या है, ये इसके अंदर कुछ कमी है, शारीरिक कुछ है या कुछ भी ऐसा शायद पाठक को लगे कि क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब वो राज खुलता है तो तब उसे एहसास होता है कि नहीं, ये तो अपनी जगह ठीक है। तो वो लिखना और वो निरंतरता बनाए रखनी वो ज़रूरी थी। उसको नहीं लिखते तो फिर वो बात ना बन पाती। टोटली एग्री। अच्छा राजेश जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं उससे पहले ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किताब में कई जगह पे ऐसे ट्विस्ट हैं लेकिन जो रीडर को लाइफ की हार्शनेस से रूबरू कराते हैं कि लाइफ कैन बी क्रूएल जैसे कहा जाता है। तो क्या ये एज ए ऑथर आपका कॉन्शियस एफर्ट था कि एक सोशल मैसेज इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं बुक में आपने, जो ये माने ये प्लॉट की डिमांड थी या ये आपकी कलम आपके आगे चल रही थी, ये हो गया, या एक डेलिबरेट एफर्ट था? नहीं, मैं देखिए मेरी कोई भी कहानी जो रही है, चाहे वो मैंने कहानी लिखी, उपन्यास तो खैर ये पहला ही है, जो भी मैंने कहानी लिखी उसमें कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर मैंने दिया। इसमें भी एक मैसेज है। और मैसेज क्या है, अगर इसको आप देखें तो
आज के समय में, क्योंकि पहला पुराना युग तो ऐसा होता था हमारे ज़माने में कि जब बच्चे को कान पकड़ के ले गए स्कूल में, पहली क्लास में एडमिशन दिला दिया, लो पढ़ाओ इसको, और 5वीं क्लास मतलब 5 क्लास पढ़ते पढ़ते वो 7-8 साल का बच्चा। अब क्या होता है कि बच्चे को आप लेके जाए इंग्लिश मीडियम में, पहले प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, फिर LKG, फिर UKG, फिर जाके वो फर्स्ट में आता है। यानी कि आप ये समझें कि वो ग्रेजुएशन करते करते, ग्रेजुएशन तो आज के समय में कोई करता नहीं है, बीटेक करेंगे या फिर आगे मेडिकल लाइन में जाएंगे, तो वो सब करते करते 28-30 साल की उम्र हो जाती है। अब 28-30 साल की उम्र में जाके अगर कोई शादी करता है, आगे कुछ जॉब भी करेगा जी, तो जाहिर सी बात है कि वो 8 घंटे काम करेगा। ये मेट्रो सिटी में कहीं रह रहा तो 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा आने में लगेगा, 2 घंटे वो भी लग जाएंगे। और अगर 6 घंटे वो कम से कम सोएगा तो 16 घंटे तो यही होगा। मैं मानता हूँ कि जो रोमांस की लाइफ है वो 60 की उम्र से ज़्यादा नहीं होती। 60 के बाद तो फिर इंसान बोल जाता है, मतलब बोल जाता है इन द सेंस के कोई बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कुछ भी है, बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, तो फिर लोग भी कहते हैं अब ये बेसिकली लाइफ कैचेस अप। हाँ जी, हाँ जी। तो 60 साल की उम्र से ज़्यादा का नहीं होता जी। 30 तो आपने पहले निकाल दिए, बचे 30 में से 16 घंटे आप काम करते हैं, मतलब 16 घंटे वैसे निकल जाते, यानी कि 30 साल में से 20 साल आपने और निकाल दिए, बचे 10 साल। 10 साल को दिनों में कन्वर्ट करें तो 365 गुना आप 10 कर लें तो 3650 दिन, कुल 3650 दिन हमारी लाइफ के हैं रोमांस के। उसमें भी अगर हम आपस में खुश ना रह पाए, पति पत्नी खुश नहीं है, कहीं किसी बात को लेकर उनमें तनाव है, कोई अनबन है, मनमुटाव है, कुछ भी है, हालांकि वो आपस में उस बात को कर सकते हैं, वो इंतज़ार करेंगे कोई तीसरा आए सुलझाए। तो इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पाठक को ये लगेगा कि नहीं तुम गलती कर रहे हो और सुधर जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। ऐसा मैंने मैसेज देने की नहीं, बिल्कुल सही और किया आपने राजेश जी। और बल्कि मेरा मानना है कि एक लेखक की जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि एक सोशल मैसेज दे अपनी लेखन के जरिए जी। और बाकी किताब को मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा, जिससे पहले मैं इंटरव्यू क्लोज करूँ। आगे क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है? अभी मेरा एक उपन्यास है, लेखन प्रक्रिया में है, फासलों के साए जी। विषय उसका भी प्रेम है, मैं प्रेम के अलावा कुछ लिख ही नहीं सकता। वो लेखन प्रक्रिया में है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वो BFC पब्लिकेशन से ही छपे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ से अपना उपन्यास को छपवाने के बाद में। और मैं समझता हूँ कि जितने भी और नए राइटर हैं उनके लिए BFC पब्लिकेशन से अच्छा मंच कोई हो नहीं सकता। मतलब हम अपनी लेखन सामग्री को लेके और डोर टू डोर जाएँ कि साहब छाप दो, यहाँ कम से कम आपको एक सब कुछ आराम से हो रहा है। तो अगला मेरा उपन्यास बहुत जल्दी फासलों के साए आने वाला है। और जहाँ तक रंगमंच का ताल्लुक है तो अभी मेरे लायक कोई ऐसी भूमिका शायद है नहीं होगी तो मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और निर्माण के लिए मुझे मुंबई से एक निर्माता जी हैं, हमारे मित्र हैं, हालांकि वो उनकी कॉल आई थी, और हैदराबाद से भी एक निर्माता मेरे संपर्क में है, वो शायद इस कहानी पे फिल्म बनाने में इच्छुक हैं। ये कहानी मैंने जैसे आपसे बताई कि पहले रिश्ते और रास्ते के नाम से मैं कहानी लिख रहा था, उसका मैंने टाइटल सॉन्ग भी लिखा था। आप कहीं तो मैं उसकी 2-4 पंक्तियाँ सुना सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, मैं बिल्कुल चाहूँगा मैं दर्शकों के लिए 2 लाइनें सुनाएं उसकी। मैं पंक्तियाँ गा के तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन पंक्तियाँ सुना दूँ। हाँ, ये जिंदगी भी क्या शय है जी, ये जिंदगी भी क्या शय है, हर पल दुखों की एक लय है। बहुत खूब। जिंदा है यहाँ हर इंसान, दुख सहने के वास्ते, कैसे हैं ये जीवन के रास्ते। वाह। इंसान खिलौना है तकदीर के हाथों का, एक जाल बिछा सा है रिश्ते नातों का। इन रिश्ते नातों में अपना है पराया है, वो कौन सा रिश्ता है जो साथ में आया है। कौन मरा इस दुनिया में किसके वास्ते, कैसे हैं ये जीवन के रास्ते। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। राजेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। मैं उम्मीद करूंगा जल्द से जल्द आपकी वो किताब आए और हमें पढ़ने को मिले। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि भाई वो किताब जब आएगी तब पढ़ लीजिएगा। फ़िलहाल ये वाली आ गई है, BFC पब्लिकेशंस की वेबसाइट पर चले जाइए, ये मिल जाएगी, पढ़िएगा और हमें कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा आपको किताब कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में, एक और ऑथर और एक और किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।